प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास का जो आपको 12 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन फिलअप्स वगैरह हैं, इनके आंसर्स के साथ में क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या रहेंगे। सीखने की परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई भी आपको डेफिनेशन लिख देनी है। सीखने की परिभाषा हो सकता है क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का एक अर्जन है। ठीक है, तो ये कभी कभी डेफिनेशन भी दे देता है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह किसकी परिभाषा है। तो ध्यान रखना है क्रो एंड क्रो की है। इसके बाद में सीखने के कितने स्तर हैं, तो सीखने के 3 स्तर हैं। इसमें आपका स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर आता है। इसके बाद में प्रभाव का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार जीवन में कार्य के जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है, उससे उसे प्रभाव का नियम हम कहते हैं। चिंतन की परिभाषा दीजिए, तो वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। तार्किक चिंतन किसे कहते हैं, तो वह चिंतन जो समस्या समाधान पर आधारित होता है, तार्किक चिंतन कहलाता है। और क्रांतिक चिंतन किसे कहते हैं, तो क्रांतिक चिंतन चिंतन का एक प्रकार है जिसमें किसी मनुष्य वस्तु वस्तु विषय या समस्या के समाधान में कौशल युक्त संश्लेषण, मूल्यांकन तथा पुनः संरचना सम्मिलित होता है। ठीक है, क्रांतिक चिंतन की ये डेफिनेशन है। इसके बाद में है अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की, तो अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम पॉल गिलफोर्ड ने की थी। पॉल गिलफोर्ड ने, ये नाम आपको याद रखना है। स्कीमा क्या है, तो स्कीमा से पियाजे का तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सामान्यकरण। ध्यान रखना है आपको, एक एक लाइन में आप आंसर्स देख रहे हैं। चिंतन के साधन किसे कहते हैं, तो चिंतन की प्रक्रिया में जुड़े हुए तत्वों को चिंतन का साधन कहते हैं। चिंतन की प्रक्रिया में जुड़े हुए तत्वों को चिंतन का साधन कहते हैं। मानसिक क्रिया किसे कहते हैं, तो पियाजे के अनुसार मानसिक क्रिया से तात्पर्य बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन से है। इसके बाद में अधिगम किसे कहते हैं, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा गया प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष मतलब सामने, है ना, बिल्कुल आमने सामने सीखना कहते हैं। इसके बाद जो है विभेदीकरण किसे कहते हैं तो इसमें पूछा गया है विभेदीकरण किसे कहते हैं, मानव यानी कि प्राणी की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। मतलब दोनों कामों में क्या अंतर है वो खुद ही जान लेता है। इसी को मनोवैज्ञानिक करण मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से विभेदीकरण कहते हैं। स्मृति के कितने पक्ष होते हैं, स्मृति के 2 पक्ष होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। पुनः स्मृति किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना शामिल किया जाता है, उसे ही पुनः स्मरण कहा जाता है। विस्मृति किसे कहते हैं, तो सीखी हुई बातों को स्मरण करने, रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता यानी भूल जाना ही विस्मृति कहलाती है। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजनाएं बनाने को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो ध्यान रखना आईपी पालव हैं। ये ध्यान रखना है आपको, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है, रूसी शरीर वैज्ञानिक जो हैं आईपी पावलाव है। इसके बाद जो है आपका ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान का उद्देश्य, बुद्धि का उद्देश्य, प्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन है। ठीक है, ये 4 हैं, आपको ध्यान रखना है। उद्देश्यों को विस्तार से भी पूछ सकता है, तो आपको लिख करके इसको अलग से पैरावाई हर का पैराग्राफ जो है आपको लिखना पड़ेगा, मतलब पूरे को डिस्क्राइब करना पड़ेगा जैसे बड़े क्वेश्चंस को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, स्किनर ने किन जानवर पर अपने प्रयोग किए थे, तो स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो वहाँ पर एमसीक्यू भी बन सकता है। इसमें ध्यान रखना कि आपके कुछ भी बन सकते हैं क्वेश्चन, 1 वर्ड एमसीक्यू और आपके फिलअप्स भी। फिलअप्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मस्तिष्क के मुख्यतः जो है 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पाश्च। ठीक है, उसके बाद में आपका स्मृति की अवस्थाओं के नाम लिखिए, तो संवेदी होती है, आपकी अल्पकालिक होती है और दीर्घकालिक, 3 तरह की स्मृतियाँ होती हैं अवस्थाओं में। अच्छा, सीखने के कोई 2 विधियों के नाम लिखे, तो अवधान का विस्तार और अभिप्रेरणा द्वारा सीखना, 2 तरह की विधियां जो है हमारे काम आती हैं। और व्यवहारवाद के कोई 2 नियम जो है हमको बताना है, तो बारंबारता का नियम है और अभिनवता का नियम है। ठीक है, तो 2 व्यवहारवाद के नियम हैं।
अच्छा, अवधान की परिभाषा आप लिख सकते हैं। रॉस के अनुसार अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। भाषा के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो भाषा के द्वारा दूसरों के क्रियाकलाप, ध्यान का संचालन और अपनी बात को समझने का कार्य किया जाता है। कहानियों के माध्यम से बच्चों में कितने भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है? तो उनमें 4 प्रकार के भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है, चारों के नाम मैं बता देता हूँ। श्रवण होता है, वाचन होता है, पठन होता है और लेखन होता है। ठीक है, ये सारे के सारे कौशलों में शामिल होते हैं। इसके बाद में हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है 41 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में बता देना। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा अक्षरों का केवल ध्यानात्मक रूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। मुंह से बोली हुई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। बहुभाषिता किसे कहते हैं? बहुभाषिता के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना जो है बहुभाषिता में शामिल होता है, जिसमें हमारा राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 3 तरह की भाषाएं शामिल की जाती हैं। और आधुनिक सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इनके निर्माणकर्ता जो हैं अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम क्या था? अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टन मिशेल। ठीक है, ये 2 थे, तो ध्यान रखना है, 2 नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और वार्तालाप किसे कहते हैं? 2 व्यक्तियों के बीच के बातचीत को ही हम वार्तालाप, संभाषण या अथवा संवाद कहते हैं। ठीक है। वाणी किसे कहते हैं? वाणी में हम हाव भाव को व्यक्त करने के लिए मुख से ध्वनि निकालते हैं या शब्दों को उच्चारित करते हैं, उसे ही हम वाणी कहते हैं। 5 से 6 साल के बच्चों को शब्दावली में कितने शब्द होते हैं? तो 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में औसतन जो है 10,000 शब्द होते हैं। संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है? तो इजी मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित करना जो है संप्रेषण कहलाता है। या फिर कह सकते हैं, एक व्यक्ति, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक शुद्ध और साफ स्वरों में और स्पष्ट रूप से पहुंचाना ही जो है संप्रेषण कहलाता है। उसके अलावा जो है बच्चों में पाए जाने वाले कोई 4 वाणी दोष के नाम लिखिए। तो तुतलाना होता है, हकलाना होता है, अस्पष्ट उच्चारण होता है और भ्रष्ट उच्चारण भी होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम बसड़ हो गई। उसके बाद में कहानी के कितने प्रकार होते हैं? तो कहानी के जो है 8 प्रकार होते हैं। इसमें आपका घटना प्रधान कहानी हो सकती है, पात्र प्रधान हो सकती है, विचार प्रधान हो सकती है, भाव प्रधान हो सकती है, कल्पना प्रधान, हास्य प्रधान, काव्यात्मक प्रधान और प्रतीकात्मक। इसके बाद बालकों में कितने प्रकार का शब्द भंडार जो है पाया जाता है? तो बालकों में जो है 14 वर्ष में तो 9,000, 16 वर्ष में 11,700 और 18 वर्ष में जो है 13,500 शब्द पाया जाता है। सीखने की परिभाषा आप दे सकते हैं। सीखने को परिभाषित करते हुए वुडवर्थ ने कहा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया ही सीखना है। शाब्दिक सीखना किसे कहते हैं? तो देखिए, शाब्दिक सीखने का अर्थ ऐसे सीखने से होता है जिसमें व्यक्ति अक्षर अक्षर से बने सार्थक और असार्थक शब्द, वाक्य, चिन्ह और अंकों के अर्थों को सीखता है तथा प्रयोजन को समझता है, यानी कि उसके इस्तेमाल को समझता है। सीखने के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य उस सैद्धांतिक गणवेशना से होता है जो सीखने का स्वरूप है। प्राणी क्या सीखता है, क्यों सीखता है और कैसे सीखता है आदि प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या जो है ये प्रस्तुत करता है सीखने के सिद्धांत से ही। इसके बाद में अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव, कुशलता, ज्ञान या कार्य करने की आदत का सीखने से दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। स्मृति क्या है? स्मृति वह मानसिक क्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए अनुभव कौशल पुनः स्मरण किए जाते हैं या फिर जो है हम उसको स्मृत करके रखते हैं, स्टोर करते हैं। और धारणा से क्या तात्पर्य है? धारणा से तात्पर्य विषय वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित करना है। जैसे कोई धारणा बन जाती है हमारे मन में। दीर्घकालीन स्मृति क्या है? तो किसी तथ्य या अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है, तो उसे ही दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। तार्किक स्मृति किसे कहते हैं? किसी तथ्य को सोच समझकर एवं तर्क के आधार पर याद करना, आवश्यकता होने पर उसे सुना देना तार्किक स्मृति कहलाती है। जैसे हम कोई भी फॉर्मूले को याद रखते हैं, जैसे लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा जब आप 10वीं पढ़ रहे थे, लाल बट्टे कक्का। तो ये हमारा ये क्या था? ये हमारे पास एक तार्किक था जिसका तर्क था कि ल से लंब होता है, अ से आधार होता है, फिर ल से लंब होता है, क से कर्ण होता है, इस तरह से तार्किक देना। इसके बाद में विस्मृति किसे कहते हैं? तो सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या धारण करने के पश्चात उन्हें पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति। ये दोबारा आ गया डेफिनेशन। प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा वो आंतरिक बल है जो व्यक्ति को कार्य पूर्ण करने
तक उसके समस्त क्रियाकलापों को जो है नियंत्रित करता है और दिशा देता है। पूर्ण विधि एवं आंशिक विधि को बताइए। तो पूर्ण विधि जब कोई व्यक्ति संपूर्ण विषय सामग्री को एक साथ याद करता है तो इस प्रकार के स्मरण करने की विधि को पूर्ण विधि कहते हैं। और अधिक बुद्धिमान बच्चों के लिए पूर्ण विधि स्मरण में जो है प्रभावी होती है। और जो है आपकी दूसरी होती है आंशिक विधि। जब कोई व्यक्ति किसी विषय की सामग्री को कई भागों में विभक्त करके या अलग अलग बांट करके याद करता है तो उसे इस प्रकार के स्मरण को जो है हम क्या कहते हैं, आंशिक विधि कहते हैं। और मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए ये विधि जो है उपयुक्त होती है। ठीक है। और विस्मरण के दमन का सिद्धांत जो है आपको समझाना है। तो विस्मरण के दमन का सिद्धांत क्या है? मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में जो दुखद अनुभव होते हैं उन्हें वह भुलाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि जब भी वह वैसे मतलब याद करता है, स्मरण करता है, तो उसके लिए जो है चिंता उत्पन्न हो जाती है। यह चिंता उत्पन्न होने के कारण जो है मनोवेगों को पूरी तरह से जो है रोक देता है और उसको चेतन में ना आने दिया जाए तो इसे ही दमन कहते हैं। तो मतलब उसको चेतन में ना, मतलब जैसे वो जो हमारे मनोवेग जो आते हैं उसको क्या बाहर नहीं आने देते, उसको रोक दिया जाता है। दमन का मतलब उसको खत्म कर दिया जाता है, उसे ही जो है हम विस्मरण में दमन का सिद्धांत कहते हैं। और विस्मरण से दूर करने के 4 उपाय जो है आपको बताना है विस्मृति से दूर करने के। तो सीखने वाले का शारीरिक स्वास्थ्य देख सकते हैं इसमें, और सीखने वाले का मानसिक रोगों से मुक्त होना आवश्यक है। सीखने वाले का मानसिक आघात और मानसिक द्वंद्वों से मुक्त हो, ये भी जरूरी है। और सीखने वाले सामग्री की जो है उपयोगिता स्पष्ट हो। और सृजनशील सीखने से क्या तात्पर्य है? आपको सृजनशीलता से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण, योग्यता एवं शक्ति से होता है जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजन कर सकता है। ठीक है। इसका और भी आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए एक लाइन चाहें तो। और इसके बाद में हम आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के तरफ। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति फटाफट देखते हैं, उसके बाद में हम अपने जो है इस वीडियो कंप्लीट कर देंगे। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में खालिस्तान है। तो क्या है ये? एक दूसरे में सम्मिलित है। क्या है ये? सम्मिलित। ठीक है। सम्मिलित है। अच्छा, दूसरा, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं इसको? अभ्यास। ठीक है। इसके बाद में संरचनावादी उपागम बताता है कि खालिस्तान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थी का ज्ञान है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विद्यार्थी का। विद्यार्थी का ज्ञान। ठीक है। अब उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट 5वां पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पूर्व ज्ञान। ठीक है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। और संज्ञान एवं संवेग के बीच खालिस्तान प्रकार का संबंध होता है। तो इसमें संबंध होता है द्विदिशीय। द्विदिशीय। ठीक है। और सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को खालिस्तान सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं समग्राकृति सिद्धांत। समग्राकृति। समग्राकृति होगा ना, समग्रा। मैं लिख देता हूं समग्राकृति। समग्राकृति। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पार्ट पूछा गया है, वायस्की ने खालिस्तान में सामाजिक दृष्टिकोण के संज्ञात्मक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो सन 1896 से 1934 के बीच में। ठीक है। तो ये पूरा ही आ जाएगा आपका। अच्छा, अधिगम खालिस्तान है। तो अधिगम जो है क्या है? परिवर्तन है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है? ई एल थाइनाइक खालिस्तान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अमेरिका। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखते हैं
जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो इसे हम कहते हैं सहचर्यात्मक। सहचर्यात्मक सीखना कहते हैं, सहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। मनोवैज्ञानिक इनाव पावलाव 1927 ने पर खालिस्तान प्रयोग किया, तो किस पे? कुत्तों पे प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्तों पे प्रयोग किया था। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण कर रखना ही खालिस्तान है, तो वही स्मृति है। यहाँ पे तो कुत्ते आ जाएंगे, कुत्तों पर किया था, और यहाँ पे आ जाएगा स्मृति। ठीक है, स्मृति आ गई। और यहाँ पे भाषा का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। हम अपने कुछ भी अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला जो है इसमें, भाषा को लिपि में लिखा जाता है तो वह खालिस्तान भाषा कहलाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिखित। किसी भी लिपि में लिखेंगे तो क्या भाषा हो जाएगी? वो लिखित भाषा हो जाती है। इसके बाद में तीसरा, एस्किमो खालिस्तान पर रहते हैं, तो ये ध्रुवों पर रहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है, ध्रुवों पे रहते हैं। ठीक है, ध्रुवों पे रहते हैं। इसके अलावा श्रवण कौशल का संबंध खालिस्तान से है, तो श्रवण कौशल का संबंध जो है कान से है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, श्रवण के अंतर्गत खालिस्तान उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया शामिल होती है। तो श्रवण के अंदर जो है सुनकर, अंतर्गत सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया शामिल होती है। सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने में खालिस्तान का विशेष योगदान पाया जाता है। तो सीखने में जो है स्किनर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, भाषा संवाद व खालिस्तान का माध्यम है, तो संप्रेषण का माध्यम है ये। संप्रेषण का माध्यम है। अच्छा, भाषा बच्चों के खालिस्तान विकास पर सीधा असर डालती है, तो उस पे व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व, द लगा देना, व्यक्ति लिखते हैं ना, व्यक्तित्व। और उसके बाद में व्यक्तित्व मतलब अपने उसे उसके खुद के विकास पे, स्वयं विकास पे। ठीक है, और भाषा का भाषा खालिस्तान का हिस्सा है, तो भाषा जो है संस्कृति का हिस्सा है। आपको सभी को ये पता होगा, भाषा और संस्कृति में आपसे संबंध भी पूछता है, संस्कृति का हिस्सा है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, अच्छी कहानियों में सरलता व खालिस्तान का गुण पाया जाता है, तो इसमें बोधमयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, बोधगम्यता का गुण पाया जाता है। और कहानियाँ अच्छी तरह खालिस्तान की क्षमता का विकास करती हैं, तो ये किसकी? सुनने की। कहानियाँ जो है अच्छी तरह से सुनने की क्षमता का विकास करती हैं। कहानी के खालिस्तान प्रकार होते हैं, अभी अभी हमने ऊपर देखा था 8 प्रकार होते हैं, आठों के नाम भी बताए थे मैंने आपको। इसके बाद जो आपका घर में खेले जाने वाले खेल को खेल खालिस्तान खेल कहलाते हैं, तो उसको हम भीतरी खोल खेल बोलते हैं। हाँ, एक बाहरी खेल होता है और एक भीतरी खेल होता है। और जो जब दो या दो से अधिक बच्चे एक साथ खेलते हैं वह खालिस्तान खेल कहलाता है, तो सामूहिक खेल कहलाता है। आपको सभी को पता है, सामूहिक। इसके बाद में वह व्यक्ति जो स्वयं में रुचि रखते हैं खालिस्तान व्यक्तित्व वाले होते हैं, तो वो होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, अंतमुखी। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है, वह व्यक्ति जिनकी रुचि बाह्य जगत में होती है खालिस्तान व्यक्तित्व वाले होते हैं। बाह्य जुखे वाले, बाह्य जो रुचि रखते हैं, जैसे अंतर्मुखी है तो इसका बहिर्मुखी हो जाएगा। बहिर्मुखी। अच्छा, अब पांचवा जो आपसे पूछा गया, व्यक्तित्व गुणों का खालिस्तान रूप है,
तो व्यक्तित्व गुण का समन्वित रूप है। समन्वित रूप है। और भगवत गीता में व्यक्तित्व के खालिस्तान गुणों की चर्चा की गई है, तो 3 गुणों की चर्चा की गई है। इसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों तथा व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखता है वही उसका खालिस्तान कहलाता है, तो वही उसका स्वानुभूति कहलाता है। ठीक है, स्वानुभूति कहलाता है। इसके बाद है आपका, व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं का जो स्वयं मूल्यांकन करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं का जो स्वयं मूल्यांकन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आत्मसम्मान। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्यक्ति के अंतर्द्वंद अंतर्वंदन के संबंध में खालिस्तान मनोरचना का प्रमुख स्थान है। तो इसमें आ जाएगा उदातीकरण। इसमें खैर ये प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी मैंने दे दिया है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, उदातीकरण। इसके बाद में आपसे 10वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार खालिस्तान को बताया है, तो तर्क शक्ति को बताया है। तर्क शक्ति को बताया है। और 11वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, संप्रत्यय निर्माण का विकास खालिस्तान अवस्था में होती है तो किशोरावस्था में होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा किशोरावस्था। और आपका जो अंतिम प्रश्न जो है इसमें से, संवेगों का आधार व्यक्ति में जन्मजात खालिस्तान प्रवृत्ति है, तो ये व्यक्ति की जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे। 1 मार्क्स के हिसाब से मैंने डाल दिए, 2-3 मार्क्स के कल ही डाल दिए थे। 2-3 मार्क्स के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। 2-3-4-5 मार्क्स के पहले डाल दिए थे, ये छोटे क्वेश्चंस अभी डाल दिए हैं। तो आप दोनों वीडियोस को देखते हैं तो आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा। आपके एग्जाम के बाद में PDF बना करके आप अपने क्वेश्चन पेपर का साफ साफ PDF रहना चाहिए। साफ PDF अगर आप भेजते हैं तो उसके आंसर हम दे देंगे। ठीक है, आंसर के लिए आप चिंता मत करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट गिवन है, उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, या फिर इस वीडियो के स्क्रीन पे भी आ चुका है, प्लेलिस्ट देख लीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।